मैं श्रीमती रेखा भगत, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बघिमा। प्यारे बच्चों, हमने केवल क्लास के माध्यम से अपने कई पाठों के विषय में चर्चा की। आज हम एक नया पाठ लेके आए हैं जिसका नाम है कितना भोजन कैसा भोजन। तो बच्चों, ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चूज किया है, इसलिए सेलेक्ट किया है, इस पाठ का चयन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगा कि ये पाठ अभी बहुत ही आवश्यक होगा अभी के बच्चों के लिए। कितना भोजन कैसा भोजन। तो बच्चों देखो, अभी के समय में चूंकि नवयुग है, मॉडर्न समय है, अभी के बच्चे अधिकतर जंक फूड, फास्ट फूड, रेडीमेड फूड आदि का प्रयोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं और उनके जो पालक है उन लोग भी इसके उपयोग की आसानी की वजह से वो बच्चों को ज्यादा आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। क्योंकि अभी के समय में जो पालक है वो दोनों वर्किंग है, कामकाजी है, उनके पास समय की कमी है, तो ऐसे जो भोजन है वो बच्चों को तुरंत उपलब्ध करा देने में आसानी होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को चूंकि आप विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोगों की इसकी समझ होनी चाहिए कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। ऐसा माना जाता है कि यदि प्रतिदिन भर पेट किया हुआ भोजन नियमित रूप से किया जाए तो हमारा शरीर क्या स्वस्थ रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। केवल भर पेट भोजन कर लेने से, केवल पेट भर लेने से, भोजन के द्वारा अपना पेट भर लेने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये बिल्कुल तथ्य गलत है। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से कितना भोजन कैसा भोजन, इस पाठ के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास जानेंगे कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए आदि। तो इन विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो आप लोग कभी सोचे होंगे या नहीं सोचे होंगे, तो बच्चों आप लोग सोचिएगा कि हम जो भोजन करते हैं उसमें हम किन किन चीजों को ग्रहण करते हैं, किन किन चीजों को खाते हैं। ठीक है, तो आप लोग रोज भोजन में क्या क्या खाते हैं बताइए। हाँ ठीक है, तो हम खाते हैं भोजन में चावल रहता है, रोटी रहता है, कुछ लोग रोटी भी खाते हैं, साथ में दाल, सब्जियां, दूध, दही, मांस आदि। तो इन सब भोजन के प्रकार में या भोजन के वितरण में कुछ आधार होना चाहिए कि हम ऐसा भोजन ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन भोजन को ग्रहण करना होता है। तो हम कुछ भी खा लेंगे और उससे काम चल जाएगा, हमारा शरीर ठीक काम करेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो क्या कहा मैंने बच्चों कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो वह संतुलित भोजन कहलाता है। मैंने यहाँ पे बात पोषक तत्वों की तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात मैंने ये की कि हम भोजन में किस किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। रोटी, चावल, दाल, अन्य हरी सब्जियां, मांस, अंडे, दूध आदि। तो हम इस भोजन के विषय में बात करते हैं। हमने खाने में ग्रहण किया चावल, दाल, दूध आदि। हम ये देखते हैं कि हमारे भोजन हम थाली में रख के, प्लेट में रख के ग्रहण करते हैं। थाली में चावल की मात्रा अधिक होती है, उसकी अनुपात में दाल कम, उसके अनुपात में सब्जी कम। तो हम ये सोचते हैं कि चावल की मात्रा अधिक क्यों है, रोटी की मात्रा अधिक क्यों है, सब्जी थोड़ा है, दाल थोड़ा है, अन्य चीज उसके अनुपात में कम है। तो प्यारे बच्चों, हमें हर पोषक तत्व की उचित निश्चित मात्रा ग्रहण करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक तत्वों की। तो हम जो भोजन ग्रहण करते
कार्य करने के लिए, काम करने के लिए। तो हमें इसीलिए चावल रोटी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक चाहिए अपने भोजन में, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके अधिक से अधिक और हम अपने कार्य को सुचारू रूप से सही ढंग से कर सकें। तो भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं एक एक करके नाम लेते जा रही हूँ। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू इत्यादि। तो कई प्रदेशों में, कई देशों में ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत आलू ही होता है या शकरकंद ही होता है। वहां पे केवल भोजन के रूप में आलू शकरकंद खा के अपने पेट को भर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो क्या यह उचित है कि हम अपने भोजन में केवल आलू लें या केवल शकरकंद खा के रह जाएं? तो क्या हमारा शरीर हमेशा में स्वस्थ रह पाएगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करना होगा। तो सबसे पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू इत्यादि भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। उसके पश्चात है वसा। अगला पोषक तत्व है वसा। तो ये जो वसा है, पोषक तत्व वसा है, इस वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। हमें वसा से भी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ है। वसा किससे प्राप्त होता है? मक्खन, घी, तेल, जितने भी प्रकार के वनस्पति तेल है उनसे हमको वसा प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल इत्यादि। तो जितने भी तेल युक्त भोज्य पदार्थ हैं उन सबसे हमको वसा प्राप्त होता है। वसा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो पोषक पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम या आप ये सोच सकते हैं कि वसा से भी हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होता है, तो हम रोटी, चावल, ज्वार या आलू इन सब के साथ केवल हम तेली पदार्थ उपयोग में ले लेते हैं, क्योंकि वसा से तो हमको भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो क्या ऐसा करना सही होगा कि हम केवल वसा युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करें? तो ऐसा नहीं है। हमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ को भी ग्रहण करना पड़ेगा और वसा युक्त भोज्य पदार्थ को भी ग्रहण करना पड़ेगा। यदि हम केवल वसा युक्त भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो यह हमें हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट वसा के रूप में हमारे शरीर में यह जमा होता चला जाएगा, स्टोर होता चला जाएगा और हमारा जो शरीर है वह भद्दा और मोटा होता जाएगा, जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें उचित अनुपात में इस पोषक तत्व का उपयोग करना होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य पोषक तत्व है। ठीक है। तो यह पोषक तत्व हमें विभिन्न प्रकार की दालें, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन इत्यादि भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। वैसे तो प्रोटीन प्रत्येक प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है, लेकिन मुख्य रूप से इन प्रकार के दालें, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन इन भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से प्रोटीन उपस्थित होता है, इसीलिए इनको प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने भोज्य पदार्थों में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ भी शामिल करना होता है, क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की हमारे शरीर को बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो पोषक पदार्थ हैं, इनके अलावा भी हमारे शरीर को कुछ
विटामिन और खनिज लवण की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु अगर हमारे शरीर को इनकी कम मात्रा, अल्प मात्रा भी प्राप्त ना हो तो बहुत बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकती है। तो आइए देखते हैं हमें ये विटामिन और खनिज लवण किनसे किनसे प्राप्त होता है। तो देखते हैं, गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, संतरा, नींबू, आम, टमाटर इत्यादि। ये सारे पोषक तत्वों से भी हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सामान्यतः दूध, अंडे, मांस इत्यादि भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें लगभग सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है बच्चों कि हम इस चीज की तुलना बिल्कुल ना करें कि हम यदि अधिक महंगे भोज्य पदार्थों को ही ग्रहण करेंगे तभी हमें सारे पोषक तत्व मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें कम दामों वाले जो खाद्य पदार्थ है उनसे भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो बात बस ये है कि हमें उचित और संतुलित भोजन करना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम अपने कार्य सुचारू रूप से संपादित कर सके, किसी भी बीमारी का हमारे शरीर में प्रवेश ना हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये पोषक तत्व आपने देखा कि हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और यह किनमें किनमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमने बताया चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू इत्यादि में पाया जाता है। वसा मक्खन, घी, तेल इत्यादि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। अतः हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, आहार में इनको शामिल करना चाहिए। इसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। तो हमें दालें, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन इत्यादि खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, हमारे आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इनके अलावा विटामिन और खनिज लवण की बहुत कम मात्रा, अत्यल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और इतनी अत्यल्प मात्रा भी अगर प्राप्त ना हमारे शरीर को तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो ये विटामिन और खनिज लवण जो है वो हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। तो बच्चों हमें विटामिन और खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए ताकि हमें हमारे शरीर को विटामिन और खनिज लवण प्राप्त हो सके और हमारा जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सके, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ सके और हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहे। इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि चूंकि विटामिन और खनिज लवण बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कम मात्रा में हमारे शरीर को प्राप्त ना हो तो यह विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ विटामिन और खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत, खाद्य पदार्थ और उन बीमारियों के लक्षण यहाँ पे देखेंगे। तो आज से पहले भी आप लोग विटामिन के बारे में पढ़े होंगे या फिर कहीं पे सुने होंगे, आज यहाँ पे हम उस विषय पे चर्चा करते हैं। तो कुछ विटामिन है जिनके नाम हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए मुख्य रूप से जो पीले रंग की सब्जियां, खाद्य पदार्थ, फल होते हैं उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे पपीता, गाजर, आम। इसके अलावा दूध, मछली का तेल, इन सब में भी विटामिन ए नाम का पोषक पदार्थ पाया जाता है। तो विटामिन ए यदि हमको चाहिए तो हम किन भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे बच्चों, जैसे कि पपीता, आम, गाजर, मछली का तेल, दूध इत्यादि। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो इसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी हो सकती है। इस रतौंधी नाम की बीमारी में
व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, रात में नहीं दिखाई देगा, कम दिखाई देगा और एक समय सीमा के पश्चात उसकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। तो रतौंधी नाम की बीमारी में अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, कम दिखने लगता है, रात में नहीं दिखता है, इसलिए इस बीमारी का नाम इसके लक्षण के आधार पर रतौंधी रखा गया, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो यदि आपको इस बीमारी से बचना है तो अधिक से अधिक पीले रंग की सब्जियों का सेवन करें, दूध का सेवन करें, मछली इत्यादि का सेवन करें। अगला विटामिन है विटामिन B1। इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी से यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विटामिन B युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करना पड़ेगा। यह विटामिन B जो है मुख्य रूप से सभी अनाजों में और मांस में होता है। मुख्य रूप से यह जंतुओं के, जीवों के यकृत में पाया जाता है। तो अधिक से अधिक अनाजों का प्रयोग करें, मांस का जो सेवन करते हैं वो मांस खाएं, उसके यकृत को खाएं, जिससे कि विटामिन B की कमी पूरी हो सके। और अधिक से अधिक जो मांस का सेवन नहीं करते हैं वो अनाजों का प्रयोग करें ताकि उनको विटामिन B की कमी ना हो। मैंने यहाँ बात की विटामिन B की कमी से होने वाली बीमारी बेरी नाम की बीमारी में जो शरीर की मांसपेशियां हैं वह शिथिल हो जाती हैं, वह काम नहीं करती हैं और आप यदि कोई भी कार्य करें तो जल्दी थकान महसूस होने लगता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपके शरीर की मांसपेशियां ही शिथिल हो जाएंगी तो आप काम कैसे कर पाएंगे? तो सीधा सा इसका उपाय है कि आप अधिक से अधिक विटामिन B युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करें। ठीक है बच्चों, अगला है विटामिन C। विटामिन C यह जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च इत्यादि, इन सभी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन C युक्त भोज्य पदार्थ टमाटर, नींबू, संतरा, मिर्च इत्यादि, इसका सेवन करने से हमें विटामिन C मिलता है। यदि विटामिन C की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर स्कर्वी नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसमें क्या होगा कि मसूड़ों में सूजन आ जाता है, उससे ब्लड आने लगता है। तो इस प्रकार यदि हमको विटामिन C की कमी शरीर में नहीं होने देना है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि इसकी कमी ना हो सके। अगला है विटामिन D। विटामिन D यह पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन, अंडा, मछली, यकृत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि किसी वजह से हमारे शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। इस बीमारी में इसका बहुत ही भयानक पक्ष है कि इस बीमारी में शरीर की जो हड्डियां रहती, जो अस्थि रहता है वह मुलायम हो जाता है और विकृत हो जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि हड्डियां ही विकृत हो जाएंगी तो हम सीधे से खड़े नहीं रह पाएंगे, हम अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं कर पाएंगे, अर्थात हमारा जो जीवन है वह ही बिल्कुल बिखर कर रह जाएगा और अपने काम को हम सही जीवन जी नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम विटामिन D से युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करें, जैसे कि दूध, मक्खन, मछली, अंडा, यकृत। ठीक है बच्चों, अगला है कैल्शियम। खनिज पदार्थ का नाम है कैल्शियम। इसकी कमी से अस्थियां और दंत क्षय नाम की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जो दांत है वह समय से पहले ही टूटकर झड़ने लगते हैं, पूरी तरीके से झड़ जाते हैं। तो यह जो कैल्शियम है ये कैल्शियम खनिज लवण जो है वह हमें अधिक से अधिक दूध में, मछली में, मांस से हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टरों के द्वारा भी यह सलाह दी जाती है कि सभी व्यक्तियों को सामान्यतः दूध पीना चाहिए ताकि हमें पोषक तत्व प्राप्त हो सके। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दूध ही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित है। तो दूध का सेवन सभी को करना चाहिए। उसके बाद आयोडीन खनिज पदार्थ, खनिज लवण। आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत मात्रा में बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी कमी से घेघा नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि गले की जो ग्रंथि होती है वह फूल जाता है।
और इसके अलावा बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। उसके बाद है आयरन। आयरन नाम का खनिज लवण यह हरे पत्तेदार सब्जियां में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा दूध का भी सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी ना हो सके। इस आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में अरक्तता एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है, हो जाती है। और यदि हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाएगी, तो हमें अच्छे से हम कार्य भी नहीं कर पाएंगे और हमें थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकान महसूस होने लगता है। यह भी एक हमारे लिए घातक स्थिति रहती है कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी ना हो। यदि ब्लड की कमी हो जाती, खून की कमी हो जाती है, तो हमारा शरीर सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। हम कुछ ही काम करने के बाद तुरंत थक जाएंगे। तो इस प्रकार ये सूची है विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों की और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और उन कमी को पूरा करने के लिए जो खाद्य पदार्थ है उनकी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें अपने आहार में किन किन भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो अब की बात से आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे कि आप अपने भोजन में सही खाद्य पदार्थ, उचित खाद्य पदार्थ सही तरीके से खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं। तो बच्चों, हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, हम जो सब्जियां खाते हैं, उनको उनके द्वारा प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ हमारे शरीर को मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी एक अनिवार्य तथ्य है हमारे लिए। तो पोषक तत्व हमारे शरीर को सही तरीके से मिल सके, इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम जो भोजन पका रहे हैं उसकी शैली भी बिल्कुल सही हो। तो भोजन पकाने की शैली भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य से हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त हो सके, तो अगर वो पोषक तत्व ही हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा तो कोई औचित्य नहीं रहेगा हमें भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने का। तो पहली बात कि हमें भोजन, सब्जी बहुत अधिक तल भून के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत ज्यादा उसको तल भून देते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जो पोषक पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर पोषक पदार्थ नष्ट हो जा रहे हैं तो उस भोज्य पदार्थ को खाने का फिर हमारे पास कोई फायदा नहीं, वो केवल फिर पेट भरने के लिए होगा। उससे प्राप्त होने वाला पोषक पदार्थ हमें नहीं मिल पाएगा। और मैंने पहले ही बताया है कि नियमित रूप से भरपेट भोजन करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, है ना। हमें ऐसा भोजन करना है जिससे हमें सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, तो भोज्य पदार्थों को बहुत अधिक तलना भूनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो सब्जियां हम पकाते हैं, जो सब्जियां हम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्जियों को छील देते हैं, उसके बाद उसको धो के काट के बनाते हैं। तो कई जो सब्जी के छिलके हैं उसमें भी कई पोषक तत्वों की कुछ मात्रा विद्यमान रहती है। उसको छिलकर पकाने से वो पोषक तत्व क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी मात्रा हमारे शरीर को प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार हमें बहुत अधिक सब्जियों को तल भून के नहीं खाना है, नहीं पकाना है। उनके छिलकों को ऐसा हमें इस विधि का प्रयोग करना है कि उसके छिलकों को निकाल के ना फेंका जाए, वैसे ही उसको धो के काट के पकाया जाए ताकि उसमें जो बचे पोषक पदार्थ है वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, वो सारे हमारे शरीर को प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम कुछ ऐसे परीक्षण करेंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि भोज्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे बात की कि हमें पोषक पदार्थों में उपस्थित भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक पदार्थ हमें पता लगाना है कि हम कैसे जानेंगे कि भोज्य पदार्थ में ये पोषक तत्व
विद्यमान है। तो उसके लिए हम परीक्षण करेंगे। टेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूं कि हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। पोषक तत्वों से युक्त भोजन हमको करना चाहिए। तो टेस्ट की बात करने से पहले, परीक्षण की बात करने से पहले हम इन पोषक तत्वों की जो जानकारी हासिल की है उसके बारे में एक नजर डालते हैं। उसके बाद हम टेस्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को पोषक तत्वों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज, लवण। इन पांचों पोषक तत्वों के अलावा हमें कुछ आहारीय रेशे और जल की भी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ये आहारीय रेशे रुक्षांश कहलाते हैं। ये आहारीय रेशे क्या कहलाते हैं? रुक्षांश कहलाते हैं। वैसे तो रुक्षांश से हमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे भोज्य पदार्थ के अनिवार्य अंग होते हैं, क्योंकि ये जो रुक्षांश है वह बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से निकालने में मदद करते हैं। ये रुक्षांश मुख्य रूप से साबुत अनाजों में, दालों में, फल में, हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक रुक्षांश युक्त पदार्थ हमें ग्रहण करने चाहिए, ताकि हमारे पाचन तंत्र को यह सुविधा हो सके, हमारे शरीर को भोजन को पचाने में सुविधा हो सके और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि गेहूं के साथ जो चोकर मिला रहता है उसको चाल के, छान के अलग नहीं करना चाहिए। चोकर युक्त गेहूं के आटे का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को रुक्षांश प्राप्त हो सके और पाचन क्रिया सुचारू रूप से संपादित हो सके। तो बात मैं यहाँ रुक्षांश की कर रही थी। तो रुक्षांश भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। भले ही उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वह पाचन क्रिया में सहयोग प्रदान करता है। यह जो रुक्षांश है वह हरे पत्तेदार सब्जियां, साबुत दाल, अनाज आदि में पाया जाता है। इसके बाद एक अनिवार्य तत्व है जिसे पोषक तत्वों में शामिल किया जाना चाहिए, वह है जल, पानी। जी हाँ, तो बच्चों ये जो पानी है वह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चलती है उसके सुचारू रूप से संपादन के लिए जल भी बहुत ही अनिवार्य तत्व है। यह जो तत्व है, यह जल जो है वह विभिन्न प्रकार से हमें खाद्य पदार्थ के साथ प्राप्त हो जाता है। हम या तो जल को सीधे ग्रहण करते हैं, या फिर इसके अलावा चाय के द्वारा, कॉफी के द्वारा या फिर दूध के द्वारा हम जल प्राप्त कर लेते हैं। यदि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो हमें अपने दैनिक कार्यों को करने में असुविधा महसूस होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर की जल में कमी हो जाने से हमारा शरीर बिल्कुल सुस्त हो जाता है और कार्य करने लायक भी वह नहीं रहता है। तो हमारी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इन सभी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे शरीर को जल की भी आवश्यकता है। तो जल हम किन माध्यमों से प्राप्त कर पाते हैं? जल को हम सीधे ग्रहण करके एक मनुष्य को सामान्य तौर पर एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी ग्रहण करना चाहिए। 2 से 3 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। जल हमारी क्रियाओं में, दैनिक क्रियाओं में सहयोग करने के साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर से, जैसे मूत्र, पसीना, इसको भी शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। यदि उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में ही रह जाएंगे तो भी हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो इस प्रकार जल हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य तत्व है, पदार्थ है। तो हमें जल जो है अनिवार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये जो जल है वह पानी के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से भी प्राप्त होता है, जैसे खीरा, तरबूज, टमाटर इत्यादि। तो बच्चों आज के इस क्लास में ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हमने देखे। मैंने परीक्षण की बात की थी, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।